अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। आज 19 अक्टूबर है। 15 बड़ी खबरें बेहद अहम हैं जहां दुनिया भर के हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर लम्हा नया मोड़ ले रहा है। आज हम बात करेंगे गजा पर जारी हमलों की, लेबनान में होने वाली तबाही की और इजराइल के खिलाफ जारी मजम्मत की। इजराइल ने एक बार फिर बेगुनाहों को निशाना बनाया है और साथ ही हम आपको दिखाएंगे वो हकीकतें जिन्हें छुपाया जा रहा है। इस जंग के बीच मजहमती ताकतें मैदान में डटी हुई हैं और इस सच्चाई को हम आपके सामने लाएंगे जिससे आप रहेंगे हर खबर से आगाह। पर सबसे पहले अपील की पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां सऊदी एम्बेसी चैनल के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है और क्यों यह कदम उठाया गया है यह जानना बेहद अहम है। सऊदी एम्बेसी चैनल के दफ्तर पर हुए इस हमले के बाद बगदाद की सड़कों पर गुस्से और नाराजगी का माहौल है और भी ज्यादा गर्म हो गया है। फिलिस्तीनी लीडरों के खिलाफ की गई बेरुमती पर इराकी अवाम का गुस्सा फूट पड़ा है, जो न सिर्फ फिलिस्तीन की तहरीक से गहरा रिश्ता रखते हैं बल्कि उन्हें मजलूमों की आवाज के तौर पर देखते भी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि एम्बेसी चैनल ने फिलिस्तीनी तहरीक के लीडरों की तौहीन करके उनकी शहादतों और मजम्मत को नजरअंदाज किया है। बगदाद की गलियों में इकट्ठे हुए हजारों लोग नारे लगाते हुए, फिलिस्तीनी झंडा लहराते हुए दफ्तर की तरफ बढ़े और भीड़ ने चैनल के दफ्तर पर पत्थरबाजी की और कुछ ही देर में दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे चैनल का पूरा हेडक्वार्टर जलकर खाक हो गया है। इस वाकये के बाद इराक के कई हिस्सों में एम्बेसी चैनल के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है और लोग सड़कों पर उतर करके सऊदी अरब की पॉलिसियों की आलोचना कर रहे हैं। यह वाकया साफ तौर पर इस बात को दिखाता है कि फिलिस्तीन की जद्दोजहद और उनके लीडरों की इज्जत इराकी अवाम के दिलों में कितनी गहरी है। इराकी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले की जांच भी कर रहे हैं, लेकिन सऊदी एम्बेसी चैनल के दफ्तर पर हुए इस हमले में इस पूरे इलाके में नए सियासी और मजहबी तनाव को हवा दे दी है, जो कि मैं पहले ही कहता रहा हूं। सऊदी यहूदी भाई भाई और याह्या सिनवार की शहादत के बाद यह तस्वीर साफ तौर पर लोगों के सामने आई। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां यमन ने बड़ा हमला किया है। यमनी सशस्त्र बल के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने शुक्रवार को यह घोषणा की और यह बताया कि उन्होंने यमनी वायुसेना ने अरब सागर के मेगाल पोलिस नामक जहाज को कई ड्रोन के जरिए निशाना बनाया है और इस ऑपरेशन के मकसद पूरे किए गए हैं, जहां पूरी तरीके से उसे तबाह किया गया। सारी ने बताया कि इस जहाज को इसलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि इसकी कंपनी ने उस फैसले का उल्लंघन किया था जिसमें इजरायली द्वारा संचालित फिलिस्तीन के कब्जे वाले बंदरगाहों में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई गई थी। यह पाबंदी फिलिस्तीनी और लेबनानी अवाम की हिमायत और उसके साथ इजहारे यकजहती के तौर पर लगाई गई थी। उन्होंने गाजा और लेबनान के मुजाहिदों को सलाम पेश किया है और इस बात पर जोर दिया है कि हमास के सियासी दफ्तर के सरबरा याह्या सिनवार की शहादत से सिर्फ मजहमत और दुनिया भर के आजाद लोग आजादी और फतह की राह पर और भी मजबूती से चलने का इरादा करते हैं और ये इरादे को कभी इजराइल जो है वो तोड़ नहीं पाएगा। सारी ने यह भी साफ किया कि यमनी सशस्त्र बल यह वादा करता है कि फतह और मुकद्दस जिहाद की लड़ाई के अपने दूसरे साल में दाखिल होते हुए इजरायली कब्जे पर लगाए गए समुद्री नाकाबंदी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन तमाम जहाजों को निशाना बनाना जारी रखेंगे जो इजराइल से जुड़े हैं। उस तरफ जा रहे हर जहाज को निशाना बनाया जाएगा या उससे किसी भी तरह का ताल्लुक रखते होंगे तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आप
तीसरी खबर देख सकते हैं कि नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह का ड्रोन से हमला हुआ है। जी हां, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने इस बात की तस्दीक की है कि आज सुबह लेबनान से किए गए ड्रोन हमले में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास केसारिया में निशाना बनाया गया। पीएमओ के एक छोटे बयान में बताया गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे और इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है दोस्तों। पर यह ड्रोन से हमला, वो भी नेतन्याहू के घर पर होना, ये दिखाता है कि नेतन्याहू रेजिस्टेंस के निशाने पर है, जहां कहीं कोई भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि रूस ईरान ने तुर्की को हड़काया है। जी हां, जिस तरीके से रवैया तुर्की का रहा है उसे लेकर के रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस और ईरान आर्मेनिया और तुर्की के बीच सामान्यकरण प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए तैयार है। यह बयान उन्होंने दक्षिण कॉकस पर आयोजित 3+3 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दिया, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्की के विदेश मंत्री भी शामिल थे। लावरोव ने कहा कि मुझे लगता है कि ये आर्मेनिया, अजरबैजान से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमने सुझाव दिया है कि इस मुद्दे पर एक पैकेज के रूप में विचार किया जाए और इसमें शामिल देशों को जल्द से जल्द समझौते पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही हम रूस और ईरान सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं यदि प्रतिपक्ष प्रतिभागी इसमें रुचि रखते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आर्मेनिया का यह साफ तौर पर मानना है कि अगला कदम उठाने से पहले उसे तुर्की के साथ एक वार्ता करनी चाहिए, जो कि मुखिया बन रहा था आर्मेनिया अजरबैजान मामले में तुर्की, उसी को हड़काने का काम किया गया है। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं कि 10 लाख लोग याह्या सिनवार के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जी हां, यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने हमास के लीडर याह्या सिनवार की शहादत पर उनके परिवार, हमास के सियासी दफ्तर, अल कस्साम ब्रिगेड्स, फिलिस्तीनी अवाम और पूरे इस्लामी दुनिया के प्रति अपना दुख का ऐलान किया है। ताजियत पेश की गई है, जहां उन्होंने अपने बयान में सैयद अल हूती ने कहा कि हमने गहरे दुख के साथ अपने भाई और मुजाहिद याह्या सिनवार की शहादत की खबर सुनी, जिन्होंने अल्लाह की राह में बहादुरी और इज्जत के साथ जंग के मैदान में शहादत का मर्तबा पाया। सैयद अल हूती ने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनी अवाम और उनके लड़ाकों की कुर्बानियां कभी बेकार नहीं जाएंगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर इजरायली दुश्मन ये समझता है कि लीडर सिनवार की शहादत गाजा में मजहमत के मोर्चे को ढाने का या उसके लड़ाकों के हौसले को पस्त करने का कारण बनेगी, तो वो पूरी तरह से गलत फहमी में जी रहे हैं। ये कभी भी होने वाला नहीं है। हमारे दिलों में याह्या सिनवार जिंदा है, जो कि साफ तौर पर बोला गया। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं कि अल-नुजाबा का भी बयान आया है। इराकी अल-नुजाबा मूवमेंट ने भी शहीद की शहादत पर अफसोस जताते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और बयान में कहा कि लंबी जिहादी जद्दोजहद जो शहादत पर खत्म होती है, एक इज्जत भरा सफर। इस ग्रुप ने इस बात पर जोर दिया कि साम्राज्यवाद के खिलाफ विरोध और मजहमत के रास्ते एक मुबारक रास्ता है जो कीमती खून में बदलता है और जालिम और धोखेबाज कब्जे से आज़ादी की तरफ ले जाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कब्जा करने वालों ने हत्या की रणनीति का सहारा इसलिए लिया क्योंकि वे जंग के मैदान में हार चुके हैं और इससे दुनिया के सामने उनकी कमजोरी और बेबसी उजागर हो गई है। मूवमेंट के बयान में शहीद नेता सैयद हसन नसरल्लाह के अल्फाजों का हवाला भी दिया गया, जिन्होंने जियोनी कब्जे को मकड़ी के जाल से भी कमजोर बताया था और ये तस्वीर खासतौर पर लोगों के सामने आई। वहीं सातवीं खबर आप देख सकते हैं कि कताइब हिजबुल्लाह का भी बयान सामने आया है, जहां कताइब हिजबुल्लाह इराक के महासचिव अबू हुसैन अल हमीदावी ने भी शहीद नेता के प्रति शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी शहादत के बाद अब उन नस्लों की बारी है जो उनकी क़यादत
में पली बड़ी है। अब वो इस झंडे को उठाकर आगे बढ़ेंगी। हमारे हमास आंदोलन की फतह के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर ज़ियोनी के खिलाफ जंग को जारी रखने वाली ये नई नस्ल उनके लिए और भी दर्दनाक साबित होगी। अल हमीदावी ने अपनी बात को कहा कि वो शहीद नेता याहिया सिनवार द्वारा उठाए गए झंडे के संरक्षणों के साथ मिलकर काम करेंगे और इस सफर को जारी रखेंगे ताकि दरिया से लेकर समंदर तक पूरे फिलिस्तीन को इसके हकदारों को वापस लौटाया जा सके। वहीं बद्र ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हादी अल अमीरी ने भी सिनवार की तारीफ करते हुए कहा कि शहीद नेता याहिया सिनवार एक ऐसे शख्स थे जो पूरी कौम का प्रतीक थे और उनका जीवन, उनकी शहादत अल-कुदूस की राह में गुजरी है जो उन्होंने आखिरी सफर में पाई है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं कि मक्का मदीना में याहिया सिनवार के लिए दुआ हुई है। दोस्तों जी हां, शहीद याहिया सिनवार की याद में उम्रा अदा करने गए उनके जज्बे और कुर्बानी को सलाम पेश करने का एक अहम तरीका है। मक्का और अल्लाह के मुकद्दस घर से इस उम्रा को उनकी पाक रूह के लिए अदा करना एक गहरी इबादत और मोहब्बत का इजहार भी करती है। ए अल्लाह, इस मकसद जगह से आपसे दुआ करता हूँ कि आप मेरी ये उम्रा कबूल करें और इसे शहीद याहिया सिनवार की पाक रूह के लिए समर्पित करें। इस उम्रा में अदा करने वाले ने सिनवार के लिए दुआएं की, अल्लाह उनकी कुर्बानी को मकबूल करे और उनके मकसद को ताकत बख्शे। सिनवार की शहादत फिलिस्तीनी तहरीक और उनके लड़ाई के जज्बे को पूरी दुनिया में इज्जत और मोहब्बत की नज़र से देखा जा रहा है। उम्रा अदा करने वालों ने यह दिखाया है कि इस्लामी उम्मत उनके मकसद और जिहाद के सफ़र को हमेशा याद रखेगी। याहिया सिनवार की रूह के लिए की जा रही इस उम्रा ने यह भी साबित किया कि उनकी शहादत को न सिर्फ फिलिस्तीन में बल्कि पूरे इस्लामी दुनिया में सराहा जा रहा है, जो तस्वीर लोगों के सामने आई है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, जॉर्डन की गद्दारी पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जॉर्डन ने फिलिस्तीनी जॉर्डिनियन पत्रकार हिबा अबू ताहा को 1 साल की कैद की सजा सुना दी है। उन्हें इजराइल और जॉर्डन के बीच जमीनी रास्ते का पर्दाफाश करने के लिए ज़ियोनी बसने वालों की मदद के आरोप में यह सजा दी गई है। जहां हिबा अबू ताहा की रिपोर्टिंग ने इजराइल और जॉर्डन के बीच चल रहे जमीनी रास्तों के बारे में गंभीर जानकारी को उजागर किया था, उसमें उन्होंने ज़ियोनी बसने वालों की आवाजाही और उनकी मदद से जुड़ी जानकारियां सामने लाई थी। उनकी इस जांच पड़ताल और रिपोर्टिंग के बाद उन्हें सजा सुनाई गई है, जिससे उनके समर्थकों के बीच नाराजगी और विरोध की लहर उठ गई है। जहां खुल करके जॉर्डन भी यहूदी के साथ आता हुआ दिखाई दिया और हर बार गद्दारी का सबूत भी पेश किया है। यह मामला पत्रकारिता की आज़ादी और राजनीतिक सेंसरशिप पर भी सवाल खड़े कर रहा है, खासकर ऐसे समय में जब फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर भावनाएं बहुत प्रबल हैं। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं, खामेनी का हमास को एक पैगाम दिया गया है, जहां इस्लामी इनकलाब के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने कहा कि हमास लीडर याहिया सिनवार की शहादत के बाद भी मजम्मती तहरीक एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। शनिवार को आयतुल्लाह अली खामेनी ने याहिया सिनवार की शहादत पर ताजियती पैगाम भेजा, जिन्हें गुरुवार को ज़ियोनी रेजिम के एक दहशतगर्द हमले में शहीद कर दिया गया। मुस्लिम उम्मत और इस इलाके के बहादुर नौजवानों से मुखातिब होते हुए उन्होंने इस घटना पर मुबारकबाद और ताजियत पेश की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमास जिंदा है और अपने असरदार लीडरों की शहादत के बावजूद हमेशा जिंदा रहेगा। सिनवार को एक चमत्कार मजहमती लीडर बताते हुए सुप्रीम लीडर ने कहा कि शहीद सिनवार ने बेपनाह हौसले और बहादुरी से दुश्मन का सामना किया और अपनी सूझबूझ और बहादुरी से उन्हें कड़ा जवाब दिया। ए शहीद
तुझे सलाम, जो कि साफ तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता ने यह पैगाम भेजा है। वहीं आप 11वीं खबर देख सकते हैं कि हाइफा पर हमला हुआ है। लेबनानी मजहमती तहरीक हिजबुल्लाह के इजराइल के शहर हाइफा और कब्जा किए गए फिलिस्तीन के अन्य इलाकों को निशाना बनाया गया है। शनिवार को कुछ इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हाइफा और उत्तरी कब्जे वाले इलाकों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल से हमला किया है दोस्तों, जिससे हाइफा और उसके खाड़ी क्षेत्र में समेत 20 से ज्यादा स्थानों पर हवाई हमले के सायरन बजने लगे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हाइफा में कई इमारतें मिसाइलों से सीधे तौर पर प्रभावित भी हुई हैं और पश्चिम गलील की तरफ दर्जनों और मिसाइलें दागने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। इजरायली चैनल 13 ने बताया कि हाइफा की खाड़ी के किरायत अता के बसने वाले लोगों में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। एक वाहन आग में जलकर तबाह हो गया है। अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइफा की खाड़ी में स्थित क्रियाट इलाके में 20 से अधिक मिसाइलें गिरी हैं। इससे पहले सऊदी न्यूज चैनल अशरक न्यूज ने रिपोर्ट दिया था कि एक धमाकेदार ड्रोन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के केसरिया स्थित निवास को निशाना बनाया। सूत्रों के अनुसार यह ड्रोन लेबनान से आया था, लेकिन नेतन्याहू के कार्यालय ने उस वक्त उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इजरायली चैनल 12 ने बताया कि लेबनान से 3 ड्रोन उत्तरी कब्जे वाले इलाकों में दाखिल हुए हैं, जिनमें से केवल एक को इजरायली सुरक्षा प्रणाली द्वारा मार गया, बाकी सीधे सीधे नेतन्याहू के घर पर जाकर के गिरे हैं। वहीं आप 12वीं खबर देख सकते हैं कि हमास का इजरायली फौज पर बड़ा हमला हुआ है। इजुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड, जो हमास के फिलिस्तीनी मजहमती तहरीक का फौजी विंग है, उसने अपने ताजा ऑपरेशन में इजराइल की एक मरकवा टैंक और D9 मिलिट्री बुलडोजर को तबाह करने का दावा किया है। फिलिस्तीन के शहाब न्यूज एजेंसी के अनुसार अल कस्साम ब्रिगेड्स ने शनिवार को एक बयान में यह साफ तौर पर कहा कि उन्होंने उत्तरी गाजा में जबलिया पनाह गुजीन कैंप के पश्चिम में लड़ाई के दौरान टांडेम रॉकेट से इस्तेमाल करके मार्कवा टैंक और बुलडोजर को निशाना बनाया। हमास के फौजी विंग ने यह भी कहा कि उनके लड़ाकों ने नेत्सरम कॉरिडोर के दक्षिण में मौजूद इजरायली फौजियों पर बड़ा रॉकेट से हमला किया है, जहां कई फौजियों के हलाक होने की खबरें सामने आई हैं। अल कस्साम ब्रिगेड पिछले अक्टूबर में गाजा पर इजरायली जंग के बाद से लगातार इजरायली फौजों से लड़ाई कर रही है। इस ग्रुप ने कसम खाई है कि वो तब तक लड़ाई जारी रखेगी और गाजा की हिफाजत करेगी जब तक कि इस घेरे हुए इलाके और फिलिस्तीन की बाकी जमीनों को इजरायली कब्जे से आजाद नहीं करा लिया जाता। ये तस्वीर लोगों के सामने आई है। वहीं बढ़ते हैं 13वीं खबर की तरफ, जहां इजराइल का आतंक जारी है। उत्तरी गाजा से मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली कब्जा करने वाली फौज जबलिया में आम नागरिकों को घेर रही है और कुछ को अगवा भी कर रही है। उन्होंने कुछ अफराद पर फायरिंग भी की है। बताया जा रहा है कि इजरायली फौज ने इंडोनेशिया अस्पताल के जुनूब में एक बड़ी खाई खोदी है, जहां कुछ मर्दों को हाथ बांधकर और आंखों पर पट्टी बांधकर रखा गया है। तो भाई ये वाकयात गाजा के हालात की संगीन सूरत हाल को बयां करता है, जहां आम नागरिकों पर जुल्म और लगातार वो जारी रह रहा है इजराइल का, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं बढ़ते हैं 14वीं खबर की तरफ। गाजा में लगातार शहीदों की संख्या बढ़ रही है। इजरायली जुल्म के खिलाफ गजा में 389 दिन आज पूरे हो गए हैं। गजा पट्टी में इजरायली कब्जा करने वाली फौज ने 3 बड़े कत्लेआम किए हैं, जिसमें 19 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं और 91 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पिछले 24 घंटे के दौरान अस्पताल पहुंचाया गया है। गजा की सेहत की वजारत के मुताबिक 7 अक्टूबर को गजा पट्टी पर शुरू हुए इजरायली हमलों के बाद से अब तक कुल 42,519 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 99,637 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं बढ़ते हैं आखिरी खबर 15वीं खबर की तरफ, जहां लेबनान पर बमबारी जारी है। अक्टूबर को इजराइल ने लेबनान के एतू गांव में एक हवाई हमले में 22 लोगों को शहीद कर दिया था।
इजराइल ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन एक ज्यादातर ईसाई आबादी वाले गांव पर हमला किए जाने से कई लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि क्या इजराइल अब हिजबुल्लाह के सदस्यों और उनके शिया समर्थकों का पीछा करते हुए जंग का दायरा बढ़ा रहा है, चाहे वो कभी भी भागे हों। कार्निक मिडल ईस्ट सेंटर के लेबनान विशेषज्ञ माइकल यंग का कहना है कि मैं केवल इजराइल की मंशा का अंदाजा ही लगा सकता हूं, लेकिन साफ तौर पर वो शिया समुदाय को पूरी तरह से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हमले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इजराइल का मकसद अब न केवल हिजबुल्लाह बल्कि उनके समर्थकों के ठिकानों को भी निशाना बनाना है, चाहे वो ईसाई बहुल इलाका हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि इजराइल ने दोस्तों ये साफ तौर पर बता दिया है कि वो ये जंग मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है। इसलिए इस्लाम को टारगेट करने वाली तस्वीरें भी लगातार सामने आई, जहां कुरान शरीफ की बेहरमती हो रही है, जहां 1500 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद करने का काम सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के अंदर किया गया है और ऐसे में लोगों हटने को वहां से तैयार नहीं है, खुल करके इजरायली फौज का मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।